हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसे लिखा है सुमन झा दीदी ने, जो गोरखपुर से हैं। और उनकी कहानियां तो आप लोग पहले भी सुनते रहें और सच में वो बहुत प्यारी कहानियाँ लिखती हैं। और उनकी एक कहानी है कसक। जी हाँ, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारी कहानी को, दीदी की कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। रचना के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, थोड़े से उसके सपने में थोड़ा सा वो हिचकिचा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर जब उसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य में सर्वोच्च पदक मिले ना, तो स्वाभाविक रूप से वो देने वाले के चरणों में झुक सी गई। मोहक मुस्कान के साथ उसने पदक चिन्ह को ग्रहण किया, फिर धन्यवाद ज्ञापन भी दिया। परंतु उसकी नज़रें शायद किसी अपने को ढूंढ रही थीं। हाँ, वही जिसके कारण वह साहित्य साधना में डूबी और आज यहाँ तक पहुँची थी। उसे एक एक लम्हे अच्छी तरह से याद हैं। कैसे उसने आखिरी बार कहा था, अब अगर मैं तुमसे मिला ना तो मेरे घर वाले मुझे नहीं पढ़ाएंगे और मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। रचना की आंखों में आंसू तक नहीं आए। उसने मन को मजबूत जो कर लिया था, दिल पर पत्थर रखकर होठ को कस के दांतों से दबाया और उसे चले जाने दिया। वक्त का पंछी उड़ता ही गया। मुद्दतों बाद दोनों मिले, मगर आज उसमें अपने पैसों का और पद को लेकर एक गुरूर सा था। उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसे वो अपनी सांसें समझती थी। दिन में भी ख्वाब जिसकी देखती रहती थी, जिसे उसने सोचा था कि कभी वो मिलेगा तो मैं उससे ये कहूँगी, उससे वो कहूँगी, उसके कंधे पर सर रखूँगी और अपने अश्कों को दिखाऊँगी, उससे रूठूँगी और मान मनोबल कराऊँगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो वो फुर्सत ही नहीं थी। बातें भी तो सिर्फ और सिर्फ दौलत की करता था। कोई बात नहीं, मुझे मन से उसने अपने आप से कहा, मेरा एक प्रोग्राम है और मेरी आखिरी इच्छा है कि आप उस समारोह में शामिल हो जाइए। मगर नहीं, वो नहीं आया। उसे आना ही नहीं चाहिए, उसे आना ही नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र में साहित्य वाहित खाली खलिहरे लोगों का काम होता है। तो फ्रेंड्स, दीदी की ये कहानी बहुत ही प्यारी है और सच में जो लोग साहित्य के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्हें साहित्य का समझ नहीं है, उन लोगों की नज़रों में साहित्य खाली खलिहरों का ही काम है। आप लिखते हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उनकी नज़र में ये सब आपके दिमाग का फालतू काम है। आप कुछ लिख रहे हो, आप कोई कविता लिख रहे हो या कुछ साहित्य में लिख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। जिन्हें साहित्य की समझ नहीं है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। पर लोग ये भूल जाते हैं कि आज यहाँ तक वो पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं किसी लेखक की ही रचना पढ़कर वो आगे अपने पद को प्राप्त हुए हैं। किसी टीचर के द्वारा ही वो पढ़ाए गए हैं, उसी साहित्य से जुड़कर ही वो आगे बढ़े हैं। हर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट हिंदी ज़रूर होता है, जहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ मिलती हैं। तब आप बहुत बचपन में उनमें मतलब उसमें इतनी सीख दी गई होती है, उस सीख को लेकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। लेकिन जब आप किसी पद प्रतिष्ठा पर को प्राप्त कर लेते हो या आप कमाने लगते हो, आपके पास दौलत आ जाती है, तब आप उसी साहित्य को गलत बोलने लगते हो। ये गलत बात है।
साहित्य की समझ सब में नहीं होती है, गॉड गिफ्टेड होता है और भगवान बस उसी को ये सारी चीज़ों से नवाजता है जो इसके काबिल होता है। कहते हैं ना कि माँ शारदा अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती हैं। और एक गीत है, जो गुणी ज्ञानी है तेरा वंश है, तूने जिसको छू लिया वो हंस है। तो जो गुणी और ज्ञानी है वही माँ शारदे, वही माँ सरस्वती का वंश है। उनके जो वंशज हैं वही साहित्य साधना में लिप्त हैं। तो उन्हें खाली खलिहर कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि उनके ऊपर माँ सरस्वती का हाथ है, वो खाली खलिहर नहीं है। तो फ्रेंड्स, दीदी की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।